हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। अक्षीय स्थिति में हम लोग निकाल चुके थे। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको कुछ टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए। बता देते हैं वो टॉपिक क्या है। जैसे आप लिख लिए R² प्लस L² इंटू R² प्लस L² रूट ओवर। इसका वैल्यू क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होगा, इनका यूज होगा। ये बेसिक चीज़ है, इनको जान लीजिएगा, वो समझने में आसानी रहेगी। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। R² प्लस L² इंटू रूट अंडर R² प्लस L²। ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं R² प्लस L² रूट ओवर R² प्लस L²। कोई दिक्कत नहीं। इस पर यदि नहीं है कुछ पावर तो कितना लगा सकते हैं हम लोग, 1। तो R² प्लस L²। इस पर नहीं है कुछ तो पावर 1। इस पर से यदि आप रूट को उतारिएगा तो इस पर पावर कितना लग जाएगा, R² प्लस L² होल टू दी पावर। इस पर से रूट को हटा रहे हैं तो 1/, कितना होगा, 2। जानते हैं सभी। अब देखिए, अब ये आपको घात और करने वाला नियम लग जाएगा। R² प्लस L² 2 बार लिखा गया तो इसको 1 ही बार लिखना है। अब जानते हैं कि घात में यदि गुना हो, ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुना। गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। कितने हो जाएंगे, R² प्लस L² 1 प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा, R² प्लस L²। ये 2 1 जा 2, इन 2 प्लस 1 3/2। यानी इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन किए तो इतना आ गया। इनको सॉल्यूशन करने के बाद तो आप देख लें इतना आया है। इसलिए इनका यूज होगा तो वहां पे डायरेक्ट हम लोग प्रयोग कर लेंगे। इनको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। वो भी टॉपिक ही था, उसको भी लिख लीजिएगा। लिखेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसका इंग्लिश में लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। इन इक्वाटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। तो हम लोग एक छोटी सी भाषा का प्रयोग कर लेंगे। माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव लंबाई 12 है। इनके
मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। बस ये छोटी सी भाषा है। अक्षीय स्थिति में क्या था कि अक्ष पर ही निकाले थे हम लोग विद्युत क्षेत्र। इनको समझना पड़ेगा आपको बार बार। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हम लोग किस पे निकाले थे? जिस पर विद्युत द्विध्रुव था उसी के अक्ष पर निकाल लिए थे। अब ये आपका है निरक्षीय स्थिति। कैसा स्थिति? निरक्षीय। तो निरक्षीय क्या है? जिसको बोलते हैं आपको इक्वाटोरियल पोजीशन। तो इसको समझने के लिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है, जैसे सपोज ये यदि विद्युत द्विध्रुव है, इधर है आपका -q, इधर है +q, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब ये हो गया जस्ट इसके मध्य बिंदु से लंबवत, मध्य बिंदु से लंबवत, यानी यहाँ पे निकलना है आपको क्या चीज़? विद्युत क्षेत्र। इसी को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब हुआ तराजू वाली स्थिति। तराजू जानते हैं कि बैलेंस जो होता है तराजू, पहले जमाने वाला। तो दो पान इधर होता है और उसमें रस्सी से जुड़ा हुआ रहता है हैंडल या रड, बीच में क्या होता है? हम लोग पकड़ के उठाते हैं। तो वही है निरक्षीय स्थिति। यानी विद्युत ध्रुव ऐसा है, इसके सेंटर से बीच में, यानी लंबवत, सेंटर से विद्युत ध्रुव की जो लंबाई है उसके सेंटर से क्या लेते हैं? लंबवत। वहाँ पे क्या निकलना है हमको? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसको आप समझ गए होंगे भली भांति। तो अब इसमें सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग किया है कि माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, इनके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कभी भी विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को कितना मानेंगे हम लोग? 2l मानेंगे। अब फिगर इसके बाद ड्रॉ करना है, इनको नोट कर लीजिए। अब फिगर की जहाँ तक बात है तो फिगर को हम पहले भी बना सकते थे, लेकिन ये ऑन द बोर्ड ही बना लेने पे बेटर होगा। आप समझ लीजिए कि फिगर कैसे बनाया जाएगा इनका। इसे सपोज कीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल है। इधर एक चार्ज है, चार्ज को उल्टा मानना पड़ेगा। उधर -q माने थे, इस बार उल्टा होगा। इधर चार्ज को क्या मान लेंगे हम लोग? +q। इधर क्या मानेंगे? इधर आप लोग मान लीजिए -q और इधर क्या मानेंगे? +q। इनके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ऐसे ले लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात ये है, इसको और थोड़ा छोटा करिए। ये +q, तो यहाँ से +q के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E1 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से +q के कारण तीव्रता E1 कर लेंगे। +q के कारण तीव्रता क्या हो गया? E1। -q के कारण तीव्रता क्या कर लेंगे? -q के कारण तीव्रता इस सीध में, ये क्या है ना? E। अब देखिए प्लस के कारण विद्युत बल रेखा किधर निकलती है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर। तो प्लस के कारण बाहर की ओर निकल गया। अब माइनस पे बाहर की ओर नहीं निकलता है, माइनस पे अंदर आता है। तो कहाँ से? यहीं से अंदर आएगा। ये गया था एक बार, लेकिन यहाँ से आपको पता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ये तो निकल गया था, लेकिन यहाँ से ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्योंकि प्लस से बाहर निकलता है, माइनस पे जमा होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो प्लस से बाहर निकल गया, माइनस पे इधर से आ रहा है, इफेक्ट के कारण आ रहा है। अब इसमें यहाँ से आप एक लाइन डाल देते हैं, अब सोचने वाली बात यह है कि इस कोण को आप मान लीजिए थीटा, इस कोण को भी मान लेते हैं थीटा, और मान लेते हैं ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। ए बी कोई क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ। और आपको भली भांति पता है कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2l होती है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है?
12 होती है। तो विद्युत ध्रुव की लंबाई 12 दे दी। क्या दे दी हम लोग? 2L। और इसको आधा आधा भागों में बांट दीजिए। ये कितना कितना में बट जाएगा? L और L में बट जाएगा। ये भी L हो गया, यहाँ से इसकी लंबाई L, यहाँ से इसकी लंबाई L। कंडीशन ये कह रहा है कि मध्य बिंदु से R दूरी पर, ये दूरी कितनी है? R दूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये बिंदु P है। ये बिंदु क्या है आपका? P है। अब इसमें यहाँ तक हम एक रेखा ट्रेस कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से भी एक रेखा ट्रेस कर लेंगे ऐसे, और इसके सीधे में। अब आप बोलिएगा कि ऐसा क्यों किए हैं? इसको बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग। प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या है? E1। प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या है? E1। माइनस क्यू के कारण तीव्रता क्या है? E2। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है E1, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? E2। और यह एक सदिश राशि है। और 11th बहुत से स्टूडेंट मिस कर देते हैं, 11th को पढ़ते ही छोड़ देते हैं, बेकार समझते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। 11th में आप लोग पढ़े होंगे 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का द्विविमीय वियोजन। किसी भी तिरछा सदिश को या किसी भी सदिश को दो भाग में आप वियोजित कर सकते हैं, दो भाग में यानी तोड़ सकते हैं, कोई भी सदिश हो जो। अब देखिए ये सदिश E1 है, ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा, तो इसको दो भाग में हम लोग तोड़ लेंगे। इस सदिश को कितने भाग में तोड़ेंगे? दो भाग में। तो ये एक भाग हो जाएगा कितना? जो थीटा से जुड़ा है, तो ये लिख के इसमें cos थीटा लगा देंगे, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा? E1 cos थीटा, और जो थीटा से फ्री होगा ये क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। फिर अब इनको तोड़ना है। ये कोण थीटा, देखिए ये कोण थीटा, तो एकांतर कोण, ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा ही होगा। इसको भी दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो जो थीटा से जुड़ा होगा इसको भी आप भूल जाइए, इसको तोड़े तो इनको भूले रहिए, आप इनको भूल जाइए। E2 को दो भाग में तोड़ेंगे, ये थीटा से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। ये हो जाएगा आपका कितना? प्लस का चिन्ह दे, ये हो जाएगा E2 cos थीटा। क्योंकि E2 को दो भाग में तोड़ रहे हैं, तो E2 को दो भाग में तोड़ेंगे, तो ये थीटा से जो जुड़ा होगा ये होगा E2 cos थीटा। ये क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। E2 sin थीटा। अब तो समझ में आ गया होगा। तो E2 को दो भाग में तोड़ लिए हम लोग, E2 cos थीटा, ये E2 को दो भाग में तोड़े, तो E2 cos थीटा, ये E2 sin थीटा। जो थीटा से जुड़ा होगा cos होता है, जो थीटा से फ्री होगा sin होगा। ये 11th का टर्म है। और बहुत स्टूडेंट से मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि 11th पढ़िए आप, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, 11th काम आएगा। ये 11th का ही टर्म है, 12th में यूज है। तब फिर से मैं इनको समझा देता हूँ। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? E1 है। और किसी भी सदिश को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, तो E1 को दो भाग में तोड़ लिए। यहाँ ये कोण थीटा तो हो ही गया यहाँ कंस्ट्रक्शन से, तो इसका एक भाग E1 को दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो एक भाग हो गया E1 cos थीटा, जो थीटा से जुड़ा हुआ है, तो एक भाग हो गया E1 cos थीटा, एक भाग हो गया E1 sin थीटा। इसको समझ गए? अब E2 को दो भाग में तोड़ लेंगे, तो एक भाग हो जाएगा, इसी पे वो भाग आ रहा है, E2 cos थीटा, एक भाग हो जाएगा E2 sin थीटा। यानी जो लंबत होता है वो sin थीटा होता है, जो थीटा से जुड़ा हुआ होता है, कोण से जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है cos थीटा। फिर से समझा देता हूँ। E1 को दो भाग में तोड़ लिए, तो एक हो गया E1 cos थीटा, ये लंबत वाला E1 sin थीटा। फिर E2 को दो भाग में तोड़े, तो ये वाला भाग इसी रेखा पर आ गया, तो E2 को दो भाग में तोड़े, तो ये हो गया E2 cos थीटा, ये E2 sin थीटा। अब कंडीशन ये आता है कि इसका आधार वाला कंपोनेंट भी इसी रेखा पर है, इसका आधार वाला कंपोनेंट भी इसी रेखा पर, इसलिए डबल एरो का प्रयोग कर दिया। दोनों यदि एक ही रेखा पर मिल गया तो स्वाभाविक बात है ज्वाइंट हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। क्योंकि एक मार्ग पर ही चलने वाले यदि दो व्यक्ति आ जाए तो दोनों के बीच क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। क्योंकि दोनों का जो है आधार वाला कंपोनेंट E1 का भी इसी रेखा पर, E2 का भी इसी रेखा पर, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? दोस्ती, यानी दोनों जुड़ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिगर को फिर से समझ लीजिए आप।
प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 या E1 मान लेंगे। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E1। आपको ये फिर मैं पहले भी बोल चुका था कि किसी भी सदिश को दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो एक भाग हो गया E1 cos थीटा, दूसरा भाग हो गया E1 sin थीटा। फिर यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए इस सदिश को भी माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर। इस सदिश को भी दो भाग में तोड़ सकते हैं। एक हो जाएगा E2 cos थीटा और दूसरा हो जाएगा E2 sin थीटा। अब ये दोनों, चूंकि इसका दोनों का आधार वाला कंपोनेंट एक ही रेखा पर आ गया तो बीच में क्या हो गया, जोड़ का चिन्ह लग गया। अब विद्युत क्षेत्र का बेसिक सूत्र पे हम लोग चलेंगे कि विद्युत क्षेत्र का बेसिक सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का बेसिक सूत्र आप लोगों को केवल E1 एक ठो निकाल लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र का बेसिक सूत्र होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ पे दूरी की बात है तो यहाँ से O से मध्य बिंदु से P की दूरी कितना माने थे हम लोग, R। क्या माने थे हम लोग, R माने थे। और आपको भली भांति पता है ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो कर्ण बराबर क्या होता है, AP कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर, इसका भी मान वही हो जाएगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब विद्युत क्षेत्र यदि हम लोग निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, विद्युत क्षेत्र E1। यहाँ पे D2 चार्ज प्लस लिख लेते हैं, चार्ज प्लस Q, यानी प्लस Q आवेश के कारण। तो विद्युत क्षेत्र का सिंबल हम लोग क्या देंगे, विद्युत क्षेत्र का सिंबल प्लस Q आवेश के कारण क्या है, E1, प्लस Q आवेश के कारण E1। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश का मॉडुलस, तो प्लस Q का मॉडुलस। और दूरी क्या है, प्लस Q के कारण दूरी क्या लेंगे, AP, तो AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AP का मान कितना है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ लिख भी देते हैं AP बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मान दे देंगे तो E1 बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, AP का वैल्यू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इससे इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप लोग भली भांति जानते हैं कि स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बट्टे स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इनको नोट करिए, आगे काम आएगा ये। तो इसको एक एक चीज, ये बेसिक सूत्र को मैं पहले पढ़ा चुका था आप लोगों को, ये बेसिक सूत्र होता है। ड्यू टू चार्ज प्लस Q, तो प्लस Q आवेश के कारण, तो विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आवेश का मॉडुलस बटा दूरी का स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए इनको। अब इसमें फिर एक कंडीशन आ जाएंगे। कंडीशन क्या आएंगे कि E1 की लंबाई और E2 की लंबाई क्या है, बराबर। E1 और E2 की लंबाई क्या है, बराबर। तो आप E2 बराबर E1 लिख सकते हैं। आप E1 की लंबाई और E2 की लंबाई क्या है, बराबर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं E1 बराबर E2, या आप लिख सकते हैं E2 बराबर E1, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है, बराबर। फिर एक चीज का आगे प्रयोग होगा कॉस थीटा का। अब ये बता देते हैं ताकि आगे आसानी रहेगा। तो कॉस थीटा बराबर किसी भी त्रिभुज, या इस ट्रायंगल में ले लीजिए या इस ट्रायंगल में ले लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है वो L, कर्ण क्या है ये, तो L बट्टा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, इनका यूज होगा। चलिए नोट कीजिए। अब एक कंडीशन आ जाते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। परिणामी मतलब बचत विद्युत क्षेत्र क्या होगा।
क्योंकि जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तो हम निकाल चुके थे, सिंगल आवेश के कारण भी निकलता है, डबल आवेश के कारण भी निकलता है। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इस विद्युत ध्रुव के कारण, विद्युत ध्रुव का मतलब एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो अब परिणामी का मतलब आप सीधा से समझ लीजिए कि अभी तो हम लोग इस विद्युत क्षेत्र को भी दो भाग में तोड़ दिए, इसको भी दो भाग में तोड़ दिए। तो अब ऐसे समझ लीजिए, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, इसको ये कैंसिल कर दिया और इसको ये कैंसिल कर दिया, ये तो दो भाग में टूटा है, तो इसको ये कैंसिल कर दिया। सपोज कीजिए कि इसको ये कैंसिल कर दिया, बच क्या गया आपका? यही ना बच गया। ये यानी कि आमदनी है, ये खर्च है, ये आमदनी है, ये खर्च है, बचत केवल ये हो गया। यही है परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए कि कुल बचत बराबर, या बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र पहले लिखते हैं, बिंदु पी पर परिणामी, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र मतलब यही है कुल बचत। तो कुल बचत बराबर क्या लिखेंगे? कुल बचत बराबर लिखेंगे पहला बचत प्लस दूसरा बचत। तो अब ऐसे समझ लीजिए, कुल बचत को बोलते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, यानी ई। पहला बचत क्या है? E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस दूसरा बचत क्या है? E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। कुछ देर पहले ही बताए थे कि E2 का मान कितना हम लोग रख सकते हैं? E2 का मान क्या रख सकते हैं? E1। E2 का मान क्या रख सकते हैं? E1। तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर E1 cos थीटा, E2 का मान फिर क्या देंगे? E1 cos थीटा। ये जोड़ के कितना हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, चूंकि E2 का मान रख दिए E1, इससे पहले बता चुके थे। तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 2E1 cos थीटा। यहाँ तक नोट कीजिए, अब फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका वैल्यू निकाल चुके हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, E बराबर क्या लिखे थे वो? 2E1 cos थीटा। यहाँ तक लिख चुके थे आप लोग। अब देखिए, E बराबर 2E1 का तो मान निकाल चुके थे हम लोग, कितना? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। cos थीटा का भी मान हम लोग निकाल चुके थे। cos थीटा बराबर क्या लिखे थे? L बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी cos थीटा के E1 का वैल्यू रख दिए और cos थीटा का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर क्या करेंगे कि दो को अभी ऐसे ही रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट QL बाय, और आप लोगों को इसका हम सॉल्यूशन करके बताए थे। इस दोनों को सॉल्यूशन करके कितना बताया गया था आप लोगों को? मिटा देते हैं, या एक मैं रेखा मतलब कि एक ब्लॉक दे देते हैं इसमें, ताकि समझ जाइएगा। इसका मान हम लोग निकाल चुके थे, इसका वैल्यू आप लोग, इसका वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे शुरू में, स्टार्ट जब किए थे। तो इसका वैल्यू कितना निकला था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसका देख लीजिएगा, जो स्टार्ट किए थे आज क्लास को। इस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट अंडर इंटू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का मान ये निकाल चुके थे हम लोग। कितना होता है? चूंकि इस पर से हटेगा तो 1/2 पावर लगाए थे, और दोनों को बाद में क्या किए थे? पावर को जोड़ दिए थे। चलिए, अब हम लोग एक नया काम क्या करेंगे? इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। अब हम लोग एक नया काम क्या करेंगे कि E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इस दो को उठा के यहाँ पे रख लेंगे। कहाँ पे? बीच में। तो Q इंटू 2L बटे कितना हो गया? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ तक नोट कीजिए।
और एक चीज़ और लिख देते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर चुके थे पहले, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मान कितना निकाले थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये पहले ही हम लोग निकाल चुके थे, इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर दिए। यही होता है पहले निकालने से फायदा, बता चुके थे। E1 का भी मान आप लोगों को निकाल चुके थे पहले, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 का भी वैल्यू निकाल चुके थे। और एक बात, कॉस थीटा भी हम लोग निकाल चुके थे, एल बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाल चुके थे। इसीलिए पहले निकाल लेने से फायदा ये होता है कि डायरेक्ट आपको इक्वेशन निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। सब कॉमन पुट के नोट कीजिए वो यहाँ तक, और इनको भी लिख लीजिएगा। यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे। यहाँ तक यदि आप लिख लिए थे तो इसमें गुना का चिन्ह हम लोग दे सकते हैं। तो ई बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू गुना 12 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे समझ लीजिए, आपको पता है कि एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एल स्क्वायर लगभग 0 के बराबर, दैट मीन्स एल स्क्वायर बराबर 0, बट एल इज नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे होता है अक्षय स्थिति में मैं बता दिया था भली भांति। इतना ध्यान दीजिएगा कि एल स्क्वायर का मान 0 हो जाता है, लेकिन एल का मान 0 नहीं होता है। तो ये एल स्क्वायर का मान 0, तो 0 को इसको नहीं ही लिखिए, तो ये क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। क्योंकि ये तो 0 है तो इसको लिखना ही नहीं है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, और आप ये भी सूत्र जानते हैं, P बराबर क्या होता है, Q गुना 12। विद्युत विभाग हम पढ़ा चुके थे। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या दे देंगे, P/R। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। और एक बात है, यदि आप इसको अगेन क्या लिख लेते हैं, अगेन, तो E बराबर कितना लिखें, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P/R क्यू। एक कंडीशन इसमें आते हैं, यदि आप E बराबर वेक्टर E मानते हैं तो P बराबर माइनस वेक्टर P मानना पड़ेगा। ये बोलिए क्यों, अक्षय स्थिति में माइनस क्यू था लेफ्ट साइड, तो P पॉजिटिव ही रह गया था वेक्टर रूप में। अक्षय स्थिति में माइनस क्यू था लेफ्ट साइड, तो परिणामी क्या निकला था, पॉजिटिव। और इसमें क्या है कि माइनस क्यू है राइट साइड, तो परिणामी क्या निकलेगा, निगेटिव। यदि ये ध्यान रखिएगा, फिगर में माइनस क्यू यदि रहेगा लेफ्ट साइड तो P निकलेगा पॉजिटिव, यदि माइनस क्यू रहेगा राइट साइड तो P क्या होगा, निगेटिव। ये ऑलवेज याद रखिएगा, और समझा भी देंगे आगे वीडियो में कि कैसे होता है। यदि E पर हम E का ये मान देंगे वेक्टर E, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, P के बदले में माइनस वेक्टर P बाय आर क्यू। इसको आप देखिए, माइनस को पहले लिख लेते हैं, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यू। समझा दिए कि माइनस क्यू यदि लेफ्ट साइड में रहेगा तो P पॉजिटिव, और माइनस क्यू यदि राइट साइड में रहेगा तो P निगेटिव होता है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। और ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर P बराबर लिख सकते हैं पी आई कैप। क्या लिख सकते हैं, पी आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P आई कैप बाय आर। इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड। किसी भी बुक से पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और बिल्कुल प्रूफ करके चलते हैं। साइंस में एक भी टर्म छोड़िएगा दिक्कत होगा आपको। चलिए नोट कीजिए वन को। और फाइनल आप कर सकते हैं आप। यही निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के
कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। बस ये इस पे बहुत न्यूमेरिकल हैं, मेनी न्यूमेरिकल्स हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कमांड हो गया। यदि मैं चाहता, या कोई भी चाह लेने से नहीं होता है, यदि डायरेक्ट लिख देते तो डायरेक्ट नहीं होता, इसमें प्रूफिंग होती है, प्रूफ करना पड़ता है। चलिए वो तो इनको नोट कर लीजिए। इनको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इनमें एक ही स्थिति बच गया जो हार्ड है, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, और गॉसेस थ्योरम उसी में आ जाता है। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल भी क्लास के लिए अरेंजमेंट किया गया है। तो लास्ट में थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार 12th में अपीयर होंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बुक को थ्रू आउट पढ़िए और साइंस की इम्पोर्टेंस को जानिए। ना तो फिजिक्स पढ़ना आसान है, ना केमिस्ट्री पढ़ना आसान है, ना मैथ पढ़ना आसान है, ना बायो पढ़ना आसान है, ना इंग्लिश पढ़ना आसान है, ना हिंदी पढ़ना आसान है। हाँ, एक चीज़ अलग बात है कि यदि चाहते तो थोड़ा थोड़ा करके बता देते डायरेक्ट, तो उसमें क्या होता है कि आपको सुविधाजनक बुझाता है कि अरे कम में ही हो गया, बट वो सही चीज़ नहीं होता। प्रूफ नहीं हो पाता तो फिर बेकार बात है पढ़ना। इसलिए बुक को थ्रू आउट पढ़िए। बुक पढ़ के आफ्टर दैट उसके बाद आप क्लास लीजिए, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।